अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी मिस इरम फातिमा की कहानी है। और ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में यानी 2001 में ये मलीर खोखरा पार्क के अंदर रहा करती थी। इससे पहले हम इरम फातिमा की इस बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये उस दौर की बात है जब हमारा जो घर था वो ग्राउंड +2 पे मुश्तमिल था और हम लोग मलीर खोखरा पार्क के अंदर रहा करते थे। बेसिकली ये जो घर था ये एक ओल्ड कंस्ट्रक्टेड घर था और गए वक्तों में मेरे दादा दादी और शायद उनके वालिदैन भी यहाँ पे रहा करते थे। दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई भूत बंगला है या फिर कोई ऐसा घर है जहाँ पे सालों से कोई आबाद ना रहा हो। ज़ाहिर सी बात है, हमारे अब्बू की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इस घर के अंदर रेनोवेशन करवा पाते या इस घर में रंगो रोगन करवा के इसकी शक्ल को निखार पाते। खैर, ये जो घर था, इस घर के जो टॉप फ्लोर वाला हिस्सा था यानी जो छत मौजूद थी, वहाँ पे एक कमरा था। और अक्सर ऐसा होता था कि हम में से कोई भी जो स्टडी करना चाहता था या जिसको प्राइवेसी चाहिए होती थी तो वो उस कमरे का इस्तेमाल किया करता था। तो वैसे ही मेरे साथ तक कि जब मेरे पेपर्स होने वाले होते या मैं पेपर्स की तैयारी कर रही होती तो मेरी कोशिश हुआ करती थी कि दिन के औकात में ख़ास तौर पे वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ। अब ये जो घर था या ये जो एरिया था इसमें कुछ इस तरह से था कि जो आगे वाला हिस्सा था वो एक साफ गली चौड़ी गली थी, जबकि जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पे एक छोटी सी, जिसे आप गंदी गली भी कह सकते हैं, गली मौजूद हुआ करती थी। अब हमारा जो घर था, क्योंकि ये आखिर से पहले वाला घर था, तो सीधे हाथ पे रास्ता बंद हो जाया करता था। अगर आपको बाहर जाना हो तो यहीं से घूम के आप लेफ़्ट साइड पे आगे बढ़ा करते थे। अब क्योंकि हमारे सीधे हाथ की तरफ रास्ता बंद था तो इसके आगे यानी जहाँ पे दीवार मौजूद थी, उस दीवार के साथ गए वक्तों में किसी ने यहाँ पे एक बेरी का दरख्त लगा दिया था। ये जो दरख्त था ये देखते ही देखते इस कदर बड़ा हो चुका था कि बआसानी हमारे सेकंड फ्लोर तक इसकी शाखें या ब्रांचेस आया करती थीं। और अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग यहाँ से बेर वगैरह तोड़ के भी खाया करते थे। यानी हमारे घर में या हमारे घर के साथ इस दरख्त का मौजूद होना ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। हालांकि आमतौर पे इस तरह के दरख्तों से, इस तरह की चीज़ों से लोग घबराया करते हैं, लेकिन हमें एक ख़ास उनसियत थी जो इस दरख्त के साथ थी और शायद इस दरख्त को भी हमारे साथ कोई ख़ास उनसियत मौजूद रही थी। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शदीद सर्दियाँ चल रही थीं और मैं पेपर की तैयारी कर रही थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि दिन के साथ साथ रात में भी मैं छत पे चले जाती या उस कमरे के अंदर चले जाती और वहाँ जाके पढ़ाई वगैरह शुरू कर देती। कभी कभी 11 बजे, कभी 12 बजे और कभी 1 बजे तक भी मैं वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करने के बाद नीचे आया करती थी। हालांकि हम लोग यहाँ पे सालों से रह रहे थे, हमें इस घर में किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं था। लेकिन फिर भी जो मेरी दादी थी वो कहा करती थी कि बेटा, कोशिश किया करो कि मगरिब के बाद छत पे या ऊपर वाले हिस्से में मत जाया करो। अब इस मना करने के पीछे क्या वजह थी और किस वजह से वो स्पेसिफिकली मगरिब के बाद जाने से मना किया करती थी, ये सारे सवालात मेरे जहन में तो मौजूद थे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दादी से इस बारे में पूछ सकूं या उनकी बात के खिलाफ जा सकूं। लेकिन दादी को भी अंदाज़ा था कि जब मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती थी या मैं पढ़ाई वगैरह में मुश्किलात का शिकार होती थी तो उससे बेहतर यही था कि मैं छत पे ऊपर वाले कमरे में जाके अपने पेपर्स की तैयारी कर सकूं। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर, रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और शदीद सर्दी हो रही थी। मैं मुसलसल अपनी स्टडी के अंदर न सिर्फ बिजी थी बल्कि मैं अपने तौर पे पेपर की तैयारी कर रही थी। इसी दौरानी में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कमरे में, जिस बेड के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, वहाँ से जो बाहर का हिस्सा यानी जो छत वाला हिस्सा नज़र आया करता है, वहाँ से कोई लाल सी रोशनी है जो एकदम से गुजरती है और फिर देखते ही देखते गायब हो जाती है। ये जो रोशनी थी, कभी एक कभी दो रोशनी मुझे नज़र आया करती। कभी ऐसा लगता कि वाकई में कोई बाहर की तरफ से, जैसे आमतौर पे उस दौर में लेज़र लाइट वगैरह बड़ी आम थी, तो शायद कोई लेज़र लाइट है जो मेरे घर की छत के ऊपर मारी जा रही है। आमतौर पे बच्चे या लड़के इस तरह की शरारतें किया करते थे। तो अब तक मेरा ये ख्याल था कि ये लेज़र लाइट्स हैं और शायद इसी वजह से मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है।
लेकिन इत्तेफाक से कुछ देर के बाद जब मैंने बाकायदा उस तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये लेज़र लाइट नहीं है, बल्कि शायद दो आंखें हैं जिनमें से लाल अंगारे या शोले दहक रहे हैं, या मुझे ये आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये आंखें तो मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रही थी, लेकिन इन आंखों के अतराफ में चेहरा या वजूद मौजूद नहीं दिखाई दे रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि सिर्फ आंखें मौजूद हों और बाकी वजूद या चेहरा दिखाई ना दे? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। खैर, मैं बेबाक थी और अपने तौर पे अपने आप को बहुत निडर समझा करती थी, लिहाजा मैं वहाँ से खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाहर, यानी जहाँ पे छत वाला हिस्सा मौजूद था, उस तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने अपने बेड से उठ के उस तरफ चलना शुरू किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये जो रोशनी है, या जो भी दो आंखें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटती चली जा रही हैं। मैं आगे बढ़ रही थी और ये रोशनी मुसलसल पीछे की तरफ जा रही थी। अब मैं एग्जैक्टली छत के ऊपर या खुले हुए एरिया में आ चुकी थी और देखते ही देखते ये दो जो आंखें थीं या जो भी रोशनी थी, ये मेरे सामने ही सामने नीचे उस दरख्त की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, जो दरख्त हमारे घर से बिल्कुल लगा हुआ था और जिस दरख्त को हम बचपन से अपने साथ देखते चले आए थे। खैर, अल्लाह जानता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ के जब मैंने छत से एग्जैक्टली उस दरख्त की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे वो आंखें अब बाकायदा एक वजूद के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। एक औरत थी जो इस दरख्त की एक शाख के ऊपर बैठी हुई थी। कुछ अजीब सा, खौफनाक सा उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रंग बहुत ज़्यादा स्याह है और स्याह रंग के साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई दूर से ही दिखाई दे रही थीं। भला किसी भी तरह कोई औरत क्यों कर इस दरख्त के ऊपर, जिसकी शाखें इतनी मजबूत ना हों, बैठ सकती है? और अगर बैठ भी जाए तो कोई आम औरत अगर इस तरह की शाखों पे बैठने की कोशिश करेगी तो इसकी ब्रांचेस इतनी मजबूत नहीं हैं कि वो इस औरत का वज़न बर्दाश्त कर सकें। अजीब बात यह थी कि वो जो औरत थी कुछ इस तरह से बैठी हुई थी कि उसके जो पाँव थे वो बाकायदा नीचे ज़मीन की तरफ लटके हुए थे। इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि उस औरत के जो पैर थे वो इस कदर नीचे लटके हुए थे कि बाकायदा उन्होंने अब ज़मीन को छूना शुरू कर दिया था। यकीनन ये जो औरत थी ये तकरीबन 8 या 9 फीट के बराबर की औरत थी और पाँव को और मज़ीद खींचने के बाद ऐसा लग रहा था उसका कद बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी मखलूक इस दरख्त पे या यहाँ पे रहा करती है, शायद वो चाहती है कि अब मैं यहाँ से नीचे चली जाऊँ। और ऐसे ही हुआ कि मैं जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू की और जब तक मैं एग्जैक्टली अपनी अम्मी के रूम के अंदर दाखिल नहीं हुई मैंने मुसलसल तिलावत को जारी और सारी रखा। अगली सुबह जब मेरी अपनी दादी से, अपनी अम्मी से मुलाकात हुई और मैंने इस तरह जो भी वाक़या मेरे साथ पेश आया था उसके बारे में इनको बताया तो दादी का ये कहना था कि ये जो भी मखलूक थी ये तुम्हें नुकसान तो हरगिज़ नहीं पहुँचाएगी, लेकिन हाँ, इसके यहाँ पे होने का हमें पहले से इल्म है और इसी वजह से हम तुम्हें मगरिब के बाद या रात के टाइम में वहाँ पे जाने से मना किया करते थे। मेरा नाम अशफाक है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा ख्याल है कि ये 1999 या 2000 की कहानी है। मेरा शुरू से ही जो काम था वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम था, लेकिन अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था, या आप कह सकते हैं कि इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। खैर, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जब अपने आगाज़ में था तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपना काम करने के बाद जब फ्री होता था तो हमारा जो घर था वो बेसिकली भुट्टो कॉलोनी के अंदर मौजूद था। तो सच्ची बात यह है कि उस दौर में हमें बड़ा डर लगा करता था कि कहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ थीं इनको हम आम तौर पे, आपने अगर देखा हो कि सखी हसन से जो पीपल्स चौरंगी के दरमियान का रास्ता है वहाँ पे लेफ़्ट और राइट में उस दौर में भी बड़ी स्पेस अवेलेबल थी और सर्विस रोड पे लोग गाड़ी पार्क किया करते थे। तो वैसे ही मेरी जो भी 1-2 गाड़ियाँ थीं वो एक जानने वाले थे, मैं उनके घर के सामने गाड़ियों को पार्क करके वापस आया करता था। अब जब मैं वहाँ से निकलता था तो वहाँ से भुट्टो कॉलोनी का जो रास्ता है,
अगर आप पैदल चलें तो मेरा ख्याल है कि आधे या पौन घंटे का रास्ता है। तो उस आधे या पौन घंटे के रास्ते में मैं तेज़ी के साथ चला करता था, क्योंकि आमतौर पे ये जो स्ट्रीट थी, जो कि सखी हसन कब्रिस्तान वाला रास्ता है, इसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। वैसे ही मुझे याद है कि जनवरी का महीना चल रहा था और कराची में शदीद सर्दी हो रही थी, और आम तौर पे कराची के जो सियासी हालात थे वो ख़राब होने की वजह से लोग मगरिब के बाद या 9 या 10 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। अब जैसे ही मैंने सखी हसन का जो रोड था या चौरंगी हुआ करती थी उसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जब मैंने कलंदरिया की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इत्तफाक से ना ही कोई बाइक वाला मौजूद था, ना ही कोई मूंगफली वाला था। मुकम्मल तौर पे ये जो स्ट्रीट थी एक अजीब कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी। हालांकि जहाँ तक कब्रिस्तान की बात है तो कब्रिस्तान तो कुछ फासले पे मौजूद था। खैर, जैसे ही मैंने इस रोड को क्रॉस करना शुरू किया तो शुरू में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब मेरे अतराफ में, मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे क्योंकि बंगले मौजूद थे, तो मेरा ख्याल था कि ये जो आवाज़ आई है ये इन बंगलों के अंदर से आ रही है। हो सकते हैं कोई बच्चे वगैरह मौजूद हों जो आपस में खेल रहे हों या शरारतें कर रहे हों। अब जब ये आवाज़ आना शुरू हुई तो मुसलसल ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये आवाज़ बढ़ती चली जा रही है, और बिलाखिर तकरीबन 4 या 5 मिनट का रास्ता तय करने के बाद मुझे अब लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया है। अब मैं अपने तौर पे मोहतात हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि मुश्किल से 12-13 साल का होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बच्चा कुछ अजीब तरीके से अपने आप को ज़मीन पे घसीट के चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ना करे वो कोई माजूर है या उसके दोनों जो पाँव हैं वो काम नहीं कर रहे। और वाकई में ऐसा ही था। जब मैंने उस बच्चे पे दोबारा गौर किया तो वो दो अपने हाथों के ज़रिए अपने जिस्म को खींच रहा था, और वाकई में यही मंजर लग रहा था जैसे उसके पाँव मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड हैं या मफलूज हैं। अब पहले तो मुझे उस बच्चे पे तरस आया। मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि इसको कहाँ पे जाना है। जाहिर सी बात है, इतनी रात है, इस तरह से अगर ये चलता जाएगा तो इसके हाथ ज़ख्मी भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती हुई पीछे से आए और ये बच्चा उसको नज़र ना आ सके। इन्हीं नए ख्यालात की बुनियाद पे जब मैंने पलट के रुकना बेहतर समझा तो मैंने पलटने के बाद उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो एकदम से वहीं पे रुक गया, और बजाय इसके कि वो मेरी बात का जवाब देता वो मुसलसल मुझे देखता चला गया। अच्छा, एक अजीब बात ये थी कि जब मैंने उस बच्चे के वजूद पे मज़ीद गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिस जगह से वो अपने आप को घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला आया है उस पूरे रास्ते पे लाल कलर का कोई निशान लगा हुआ है। अब मेरी समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने उस निशान पे मज़ीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ से ये अपनी बॉडी को खींचता हुआ लेके आया है उस पूरे रास्ते पे खून मौजूद है। यानी कि जो बच्चा था सरासर ज़ख्मी था। ये इसका जो पाँव था, ये इसके पाँव में जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से इसके पाँव से खून निकल रहा था। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी हमदर्दी मज़ीद बढ़ गई, और मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा खैरियत तो है, क्या तुम्हारे पाँव ज़ख्मी हैं या तुम्हारे पाँव में कोई इस तरह का मसला मौजूद है कि तुम्हारे पाँव से खून रस रहा है। अब जब मैंने दूसरी बार ये उससे पूछा तो वो कहने लगा कि हाँ ऐसा ही है, मेरे जो पाँव हैं इन दोनों पाँव पे ट्रक चढ़ गया था और उसके बाद से मेरे पाँव से खून निकलता रहता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना सा बच्चा है और वैसे भी कमज़ोर सा बच्चा लग रहा है। अगर वाकई में इसके पाँव से मुसलसल खून निकलता भी रहता है तो कहीं ऐसा ना हो कि खून निकलने की वजह से इस बच्चे की डेथ हो जाए। जैसे आमतौर पे होता है कि आपकी जो हमदर्दी है मुसलसल बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उसके बारे में मेरी हमदर्दी बढ़ती चली जा रही थी। जब उस बच्चे ने मुझसे बात करना शुरू की तो मैंने उससे मज़ीद पूछा कि तुम कहाँ पे रहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा के तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। ऐसा ही हुआ कि उस बच्चे ने कहा कि अगर आप मुझे उठा सकते हैं तो आप मुझे उठा लें। हाँ, यहाँ पे सीधे हाथ पे जो गली अंदर जा रही है मैं इसी गली के आखिर में रहा करता हूँ। अब जो लोग सखी हसन पे या उसके अतराफ़ में रहा करते हैं
उनको पता होगा कि अगर आप सखी हसन से कलंदरिया की तरफ जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ जो रोड अंदर जाता है, यानी कोई सी भी गली जो अंदर जाती है, वहाँ से सखी हसन का कब्रिस्तान नज़र आता है। खैर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन करें कि लाख कोशिश के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे उस पतले से बच्चे का जो वज़न है वो 200-300 किलो से भी बढ़ चुका है। मैं किसी भी तौर ना ही उस बच्चे को उठा पा रहा था और ना ही जो मदद मैंने उसको ऑफ़र की थी उस बात पे कायम रह पा रहा था। अब जब मुझे मुसलसल उसको उठाने में नाकामी हुई तो बच्चा हंसने लगा, और जब वो हंस रहा था तो कुछ अजीब तरीके से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ना उठाने पे मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब मुझे गुस्सा भी आया कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ और बजाय इसके कि ये खुश हो, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। खैर मैंने उसको कहा कि बेटा अब आप खुद जाओ यहाँ से। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन पता नहीं या तो मेरे अंदर ताकत ख़त्म हो चुकी है या फिर मैं आपको उठा नहीं पा रहा हूँ। इस बच्चे ने मेरी इस बात को सुनने के बाद दोबारा से हंसना शुरू कर दिया और मेरे सामने सामने अपने जिस्म को घसीटता हुआ आगे की तरफ यानी राइट साइड पे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। मैं कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहा और देखते ही देखते ये जो बच्चा था, इस बच्चे ने रोड क्रॉस किया, और रोड क्रॉस करने के बाद आप यकीन करें जो मंज़र मैंने देखा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक तरीन मंज़र था। मेरी आंखों के सामने सामने ये बच्चा न सिर्फ उस गली के अंदर दाखिल हुआ, बल्कि गली के अंदर दाखिल होने के बाद वो बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर चला गया। मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया था और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था जो मंज़र मैंने देखा है वो हकीकत है या सरासर मैं किसी ख्वाब के अंदर हूँ। खैर मैंने जब आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इत्तफाक से पीछे की तरफ से मुझे एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया। अब जब वो बाइक वाले मेरे करीब पहुँचे तो वो एक बुज़ुर्ग थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं या फिर मौज़िन हैं। उन्होंने बाकायदा इमामा पहन रखा था और उनके चेहरे पे एक अजीब सा नूर मौजूद था। खैर जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे लिफ्ट का इशारा किया, और जब मैंने उनसे लिफ्ट का इशारा किया तो उन्होंने मुझे देख के गाड़ी रोक दी। जब उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई और मैं उनकी बाइक के ऊपर सवार हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चा यहाँ पे मौजूद था जिसके जिस्म से न सिर्फ खून निकल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था उसका जो निचला हिस्सा है वो बाकायदा किसी गाड़ी के ज़रिए कुचला जा चुका है। मैं तो उस बच्चे की मदद करना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो बच्चा मुझसे नहीं उठ पा रहा था। ये सुनने के बाद वो जो साहब थे वो मुस्कुराने लगे और एक तरह से एक छोटी सी हंसी उनके मुंह से निकली, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं इनको अपनी कहानी बता रहा हूँ और बजाय इसके कि मेरी बात को सीरियस लें, ये एक तरह से मेरी बात पे हंस रहे हैं। वो साहब कहने लगे कि बेटा ये बच्चा रोज़ाना इस रात पे इस स्ट्रीट पे नज़र आया करता है और कहा जाता है जो बच्चा है ये जन्नत का बच्चा है। ये इसी तरह मुख्तलिफ रूप में अपने आप को माजूर दिखा के या मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को रोकता है, उनकी मदद मांगता है, और जब लोग उसकी मदद करना चाहते भी हैं तो लाख कोशिश के बावजूद ना ही उसकी मदद हो पाती है, बल्कि ये बच्चा बिलाखिर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। यह सुनने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट तक जब तक मैं उनकी बाइक पे मज़ीद बैठा रहा, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये कौन सी मखलूक थी जो मुझे रास्ते में नज़र आई थी और बिलाखिर मेरा पाला किस मखलूक से पड़ा था।